जय हिंद दोस्तों। क्या आपको पता है शॉक थेरेपी किसे कहते हैं? तो चलिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि भाई शॉक थेरेपी क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या है। इसको सोवियत संघ पर लादा गया तो उसके प्रभाव क्या क्या पड़े। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं शॉक थेरेपी की परिभाषा। तो देखिए दोस्तों, जो शॉक थेरेपी थी वो रूस यानी मतलब पहले जो सोवियत संघ कहा जाता था, ठीक है, और मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में क्या चल रहा था उस समय पर साम्यवाद था, ठीक है, जिसका प्रचारक सोवियत संघ था। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, साम्यवाद के स्थान पर पूंजीवाद की ओर, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण को क्या कहा जाता है भाई? शॉक थेरेपी। एक तरीके से उन्होंने मॉडल बनाया। किसने बनाया था ये मॉडल? विश्व बैंक और आईएमएफ ने। ठीक है, ये मॉडल निर्देशित किया था, बनाया था। इसी को हम क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर इसका आप एक शब्दों में या एक लाइन में आंसर चाहोगे तो इसका सामान्य शब्दों में जो अर्थ होता है वो कहते हैं इसको आघात पहुंचा करके उपचार करना, यानी मतलब पहले सिर फोड़ देना और उसके बाद उसका इलाज करना, ये होता है शॉक थेरेपी का अर्थ। आई होप आप लोग समझ गए। तो अब हम समझते हैं भाई शॉक थेरेपी की क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो देखिए चलिए सबसे पहले हम समझेंगे भाई पहली विशेषता क्या थी। देखो हमें पता है सोवियत संघ की जो विशेषता थी उसमें क्या था, हर चीज क्या थी, सरकारी के हाथों में थी, यानी मतलब एक तरीके से वहां पर पूर्ण रूप से राज्य का स्वामित्व हुआ करता था हर चीज पर। ठीक है, तो शॉक थेरेपी की जो मुख्य विशेषता थी वो मिल्कियत पर क्या था, निजी स्वामित्व को बढ़ावा देना, यानी मतलब वहां पर राज्य के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, अब हर चीज क्या रहेगी, निजी हाथों में रहेगी। उसके बाद वहां पर सामूहिक फर्मों के स्थान पर निजी फर्मों को बढ़ावा देना, ये सरकार का वहां का मुख्य एजेंडा बन गया। ठीक है, वहां पर जो थी सामूहिक फर्मों को हटा करके निजी फर्मों को स्थापित करना। ठीक है, अगला जो था राज्य की संपदा का निजीकरण करना, जो चीजें सरकार के हाथों में थी उसका पूर्ण रूप से अब निजीकरण कर देना, लोगों के हाथों में उसकी एक जो सत्ता थी वो सौंपना। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो शॉक थेरेपी थी इसका जो मुख्य प्रभाव था वो जो व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देना, ताकि क्या कर सके पूरी दुनिया के साथ जो सोवियत संघ के राज्य हैं, सोवियत संघ में यूएसएसआर जो था वो क्या कर सके, जुड़ाव कर सके और व्यापार के माध्यम से खुद को आगे बढ़ा सके। अब हम बात करते हैं जो पश्चिमी देश थे और उनकी जो आर्थिक व्यवस्था के साथ क्या कर सके, जुड़ाव कर सके, ताकि जो सोवियत संघ है वो भी क्या कर सके, धीरे धीरे और ज्यादा अपना विकास कर सके। क्यों? जब सोवियत संघ पर शॉक थेरेपी ला दी गई तो उसका बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव उस पर देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि शॉक थेरेपी के सोवियत संघ पर क्या प्रभाव पड़े, यानी मतलब जो शॉक थेरेपी यूएसएसआर यानी मतलब सोवियत संघ पर ला दी गई तो उसके क्या रिजल्ट रहे। ठीक है, देखो जो शॉक थेरेपी थी वो सोवियत संघ पर 1990 में थोपी गई या ला दी गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सोवियत संघ का जो आर्थिक ढांचा था, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, रूस में 90% उद्योगों का, ठीक है, निजीकरण कर दिया गया था, जिसको विश्व की सबसे बड़ी ग्राहक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि भाई विश्व की सबसे बड़ी ग्राहक श्रेणी किसे कहा जाता है, तो जब रूस में 90% उद्योगों का निजीकरण किया गया था तब उसको विश्व की सबसे बड़ी ग्राहक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, देखो यूएसएसआर जब उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तहस नहस हो गई तो वहां की एक मुद्रा थी जिसका नाम है रूबल। ठीक है, अब रूबल में नाटकीय ढंग से गिरावट देखने को मिली, जिसके कारण जितना भी लोगों के पास पैसा था, ठीक है, महंगाई बढ़ गई तो वहां के लोगों के पास जो जमा पूंजी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है, जब खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, चीजें हर तरफ बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी। ठीक है, इस कारण क्या हुआ, वहां पर मुद्रास्फीति के कारण जो लोगों के पास जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, वहां पर खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई, यानी मतलब वहां के लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो पैसे से चीजें खरीद ले, खाने पीने की चीजें मंगा ले। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, सोवियत संघ की सरकार को बाहर से खाद्यान्न का आयात करना पड़ा था। ठीक है भाई, आगे देखो जब सोवियत संघ पर शॉक थेरेपी को लादा गया तो वहां की लगभग 1500 बैंकों ने, ठीक है, और वहां की जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, ठीक है, जो पैसे का लेन देन करती हैं या देती हैं कर्ज वगैरह पर,
ठीक है। तो उन्होंने स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया कि भाई उनके पास अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो लोगों ने अपना पैसा जमा कर रखा था उनकी वो जमा पूंजी भी खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जो वहां की 10,000 जो कंपनियां थी और उसके अंदर जो शेयर धारक थे कंपनियों के अंदर, उनके अंदर जो पैसा लगाया था उन्होंने, वो पैसा भी डूब गया। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर रूस की यानी मतलब सोवियत संघ की दूसरी सबसे बड़ी बैंक भी शामिल थी जिसका नाम था इनकॉम। ठीक है दोस्तों, देखो अब हम समझते हैं जिस कारण से शॉक थेरेपी ला दी गई और इसके जो परिणाम है बहुत ज्यादा भयानक रहे। ठीक है, जिस कारण क्या था, सोवियत संघ में जो पहले समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी वो क्या हो गई, अब धीरे धीरे नष्ट हो गई, यानी मतलब खत्म हो गई। अब एक तरीके से वहां पर लोगों के हाथों में सारी चीजें पहुंच गई, जिस कारण क्या हुआ, वहां पर आर्थिक विषमता बड़ी तेजी से बढ़ी, यानी मतलब जो लोग गरीब हो रहे थे वो बड़ी तेजी से गरीब हो गए और अमीर जो होने जा रहे थे वो बड़ी तेजी से अपने आप को ग्रो करने लगे। इसी कारण क्या हुआ, बीच में एक और स्थिति उत्पन्न होती है जिस कारण वहां पर माफिया वर्ग का उदय देखा जाता है। ठीक है, अब माफिया वर्ग ऐसे ही जब हमारे देश में कोई संकट होता है तो ऐसे ही बीच में क्या होते हैं, कुछ लोग जमाखोरी करने लग जाते हैं जिसको माफिया वर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे शॉक थेरेपी के परिणाम या फिर प्रभाव जो यूएसएसआर पर पड़े। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा शॉक थेरेपी क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है और इसके सोवियत संघ पर क्या क्या